नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों कैसे हैं? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। दोस्तों हमारा संविधान का भाग 1 चल रहा था। भाग 1 के अंतर्गत हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन देखे। संविधान संशोधनों के अंतर्गत ही हमने देखे थे कि संविधान संशोधन प्रक्रिया कैसे होती है, इसको भी मैंने विस्तार से बता दिया। और दोस्तों एक यूपीएससी के दृष्टिकोण से आधारभूत संरचना को लेकर भी एग्जाम में खूब सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वो भी हमने कॉन्सेप्ट पूरा कर लिया दोस्तों। अब दोस्तों भाग 1 के बाद में भाग 2 स्टार्ट हो जाता है। भाग 2 में नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। तो नागरिकता का सवाल यहाँ तक कि यूपीएससी में भी नहीं है दोस्तों। यूपीएससी में भी सिलेबस में आप देखेंगे तो वहां भी नागरिकता संबंधित प्रावधान है वो नहीं डालेंगे दोस्तों। तो संविधान में भाग 1 के बाद में सीधा भाग 3 आता है। भाग 3 में जिस पार्ट का उल्लेख है दोस्तों उसे कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स को हिंदी में कहते हैं मौलिक अधिकार। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मौलिक अधिकारों को और विधिवत तरीके से इनका भी समापन करते हैं। तो स्टार्ट हेडिंग डाल दीजिए दोस्तों, मौलिक अधिकार। दोस्तों दुनिया का ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसमें इस चैप्टर से प्रश्न ना पूछा जाए। अब वो एग्जाम के दृष्टिकोण से यानी एग्जाम का की जो संबंधित रिक्वायरमेंट एजेंसी है वो उसको आधार मानकर पूछती है। जैसे एसएससी है तो नॉर्मल पूछ लेगी, आरपीएससी थोड़ा टफ पूछ लेगी, आरपीएससी में आरएएस का है तो उससे ज्यादा टफ आता है, यूपीएससी अपने स्तर से प्रश्न पूछती है, लेकिन प्रश्न इस चैप्टर से निश्चित आते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकार, पहली बात तो दोस्तों मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है, तो ये बात आपको कॉमन चीजें पता होनी चाहिए पूरी बात। तो भाग 3 में उल्लेखित है दोस्तों। अनुच्छेद कौन कौन से इसमें, तो किन किन अनुच्छेदों का हम उल्लेख करेंगे, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक इसमें वर्णित है दोस्तों। भारतीय संविधान का भाग 3 है। भाग 3 को संज्ञा दी जाती है दोस्तों। क्या संज्ञा दी जाती है तो ये भी देख लेते हैं दोस्तों। भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। छोटे मोटे एग्जामों में ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है, तो भाग 3 में। अगर पूछ लेता है मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है, तो 12 से लेकर 35 तक है दोस्तों। भारतीय संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है, तो भारतीय संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब आप कहेंगे सर ये मैग्ना कार्टा क्या होती है, ये क्या है, इस शब्द पर बात कर लेते हैं दोस्तों। मैग्ना कार्टा दोस्तों इंग्लैंड का एक राजा था, 1215 की बात है, तो लिख देता हूं मैग्ना कार्टा, यानी नोट लगाकर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं नोट। इंग्लैंड में 1215 ईस्वी में यानी 13वीं सदी की बात है। 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा द्वारा इंग्लैंड की जनता को दिया गया अधिकार पत्र ये लो दोस्तों, यानी मैग्ना कार्टा क्या है, तो मैग्ना कार्टा की अवधारणा किसने दी, अभी इस पर बात करेंगे दोस्तों। मैग्ना कार्टा शब्द है उसको किसने दिया, तो मैग्ना कार्टा की अवधारणा वास्तव में विश्व में आई कहां से, तो विश्व में इंग्लैंड का एक राजा हुआ था 1215 ईस्वी में। 1215 ईस्वी में इंग्लैंड का राजा था, उसने किसानों को कुछ अधिकार पत्र यानी उनकी मांगे माने और उनको कुछ अधिकारों को लिखित तौर पर स्वीकृति दी थी, उसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इंग्लैंड में 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा द्वारा इंग्लैंड की जनता को दिया जाने वाला अधिकार पत्र था दोस्तों। और एक बात याद रख लेना, इंग्लैंड का नाम आ गया दोस्तों, तो इंग्लैंड का नाम बता देता हूं। इंग्लैंड में आज भी इंग्लैंड में आप कहेंगे सर लोकतंत्र है या डेमोक्रेसी है, क्या संवैधानिक राजतंत्र है वहां। इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र का उल्लेख है, संवैधानिक राजतंत्र, जबकि भारतीय संविधान में भारत क्या है, तो भारत में संवैधानिक प्रजातंत्र का उल्लेख है दोस्तों। प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है, यानी प्रजा के द्वारा। अब धीरे धीरे आपको विस्तृत व्याख्या, यानी डेमोक्रेसी, वहां डेमोक्रेसी जैसा कुछ नहीं है, वहां लिखित संविधान भी नहीं है दोस्तों इंग्लैंड में, तो वहां मौखिक सब कुछ चलता है। इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र है, ये बात याद रखना। कई बार ये प्रश्न इस प्रकार के उठपटांग आ जाते हैं, हालांकि हम संबंधित विषय वस्तु से ही बात करेंगे,
मौलिक अधिकार भाग 3 में लिखित है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा शब्द आया कहां से? तो इंग्लैंड में दोस्तों, ध्यान रखना, इंग्लैंड के राजा द्वारा इंग्लैंड की जनता को दिया जाने वाला अधिकार पत्र क्या कहलाता है? तो मैग्ना कार्टा कहलाता है। इंग्लैंड में आज भी संवैधानिक राजतंत्र है, बस ये ध्यान रखना दोस्तों। एक बात लाइन नोट लगा लेना दोस्तों। अब दोस्तों 2-3 बातें हैं, आपको थोड़ा सा विषय की गहराई में बता रहा हूं। मौलिक अधिकार 3 प्रकार के आप नाम सुनते हैं दोस्तों। एक तो होता है दोस्तों मौलिक अधिकार, यानी आप मौलिक अधिकार कहो चाहे मूल अधिकार कहो, एक ही बात है। दूसरा क्या होता है? एक होता है दोस्तों मानवाधिकार। अब इनमें क्या फर्क होता है ये आपको पता होना चाहिए। मौलिक अधिकार एक विधिक अधिकार भी होता है दोस्तों। विधिक अधिकार आप चाहो तो लिख लेना, विधिक अधिकार तो कानूनी अधिकार हो गए। मौलिक अधिकार दोस्तों, पहली बात मौलिक अधिकार क्या होते हैं और मानवाधिकार अधिकार क्या होते हैं दोस्तों, ये बात आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। यूपीएससी की तैयारी करते हैं आप, किसी भी एग्जाम, स्टेट पीएससी की तैयारी करते हैं, तो ये 2 बातें तो आपको पता ही होनी चाहिए दोस्तों। मौलिक अधिकार किसी भी देश की सीमा से बंधे होते हैं, तो पहली बात तो ये डिफरेंस है, किसी भी देश की सीमा से बंधे होते हैं, देश की सीमा से बंधे होते हैं। यानी जो भी फंडामेंटल राइट्स है वो आपकी देश की सीमा तक ही है। आपको अमेरिका, जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार वर्णित है, अब जरूरी नहीं है अमेरिका भी उनको दे, तो वो मौलिक अधिकार हमारे अलग है, उनके अलग हो सकते हैं दोस्तों। संविधान द्वारा प्रदत्त, यानी मौलिक अधिकार है संविधान द्वारा प्रदत्त एक संकीर्ण अवधारणा है दोस्तों, एक संकीर्ण अवधारणा। तो मौलिक अधिकारों की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? संविधान द्वारा प्रदत्त एक संकीर्ण अवधारणा जो देश की सीमा से बंधे होते हैं, मौलिक अधिकार कहलाते हैं दोस्तों। आशा करता हूं समझ में आ गया। अब दोस्तों समस्या ये है कि मानवाधिकार किसे कहते हैं? मानवाधिकार दोस्तों ये किसी भी देश की सीमा से बंधे नहीं होते दोस्तों। मानव होने के नाते उसे जो अधिकार प्राप्त होते हैं, यानी मानव होने के नाते, मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त होते हैं उन्हें आप मानवाधिकार कहते हैं दोस्तों। मानवाधिकार कहते हैं दोस्तों, जैसे जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, जीने के लिए जल जरूरी है। क्या इस बात को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में लिखना पड़ेगा क्या? तो कोई जरूरी नहीं है दोस्तों। यानी मानव होने के नाते आपका ये अधिकार है कि आप ऑक्सीजन ले सकते हैं। मानव होने के नाते आप अधिकार है कि जीने के लिए जल की आवश्यकता है और आप उसका सेवन कर सकते हैं। तो ये मानवाधिकार है दोस्तों। प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं, यानी ये यूं कह सकते हैं प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं, प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं, किसी भी देश की सीमा से बंधे नहीं होते हैं, किसी भी देश की सीमा से बंधे नहीं, की सीमा से बंधे नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। और क्या है? यह एक व्यापक अवधारणा है दोस्तों। व्यापक अवधारणा अगर कभी लिखने को आ जाए अवधारणा, तो ऐसा लिख सकते हैं आप कि मानवाधिकार, मानव होने के नाते जो अधिकार हमें प्रकृति द्वारा प्रदान की जाती है उन्हें मानव अधिकार कहते हैं, जो किसी भी देश की सीमा से बंधे नहीं होते हैं। यह मानवाधिकार एक व्यापक अवधारणा है दोस्तों। अब दोस्तों पूछ लिया जाता है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी ध्यान रख लेना 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर, ये हालांकि इंटरनेशनल पॉलिटी का हिस्सा आ जाता है, बस आप तो यूएनओ वगैरह में देखेंगे, लेकिन वो बात की बातें आपको सिर्फ पॉलिटी में ध्यान दें, भारतीय संविधान की व्याख्या करते हैं। मौलिक अधिकार देश की सीमा से बंधे होते हैं, संविधान द्वारा प्रदत्त एक संकीर्ण अवधारणा है। दूसरी बात मानवाधिकार किसे कहते हैं? तो मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त होते हैं जिन्हें प्रकृति स्वयं प्रदान करती है। जैसे ऑक्सीजन है, प्रकृति प्रदान करती है, मानव थोड़ी प्रदान करता है, देश का संविधान थोड़ी प्रदान करता है। किसी भी देश की सीमा से बंधे नहीं होते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाएंगे तो क्या वहां आपको ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाएगी? तो ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। यह एक व्यापक अवधारणा है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर 1945 को शुरुआत होती है दोस्तों। बस आपको ये ध्यान रखना 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कई बार परीक्षाओं में ये भी इस प्रकार के भी प्रश्न आ जाते हैं दोस्तों। तो ये थे मानव अधिकार और मौलिक अधिकार में क्या डिफरेंस होता है, वो भी मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दिया दोस्तों। अब हमारा टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं मौलिक अधिकार। कुछ बेसिक बातें हैं, फिर हम अनुच्छेदों पे आते हैं। मौलिक अधिकार कुछ परसेंट कॉमन एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं सीधे सीधे ही, तो वो तो हमारे कम से कम गलत नहीं होना चाहिए।
दोस्तों पहला प्रश्न पूछा जाता है कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या, मौलिक अधिकारों की संख्या। तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों 7। अब 7 कौन कौन से थी तो ये हम थोड़ी देर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन 7 के साथ में ही नोट लग जाना चाहिए दोस्तों वर्तमान में कितनी है। तो ये सब बातें हम नोट डाउन करेंगे। वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार। अब आप कहो सर 7वां था वो कहां गया? तो ये नोट में लिख सकते हैं आप भाई, नोट लगा रहा हूं, सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये अब की बात के रीट के पेपर में पूछी हुई दोस्तों। अब संपत्ति का अधिकार, यानी जो आर्टिकल 31 है, अब संपत्ति का अधिकार। दोस्तों ये अब की बार के यूपीएससी प्री में पूछी हुई लाइन है। 2020 का यूपीएससी का पेपर उठा लेना, ये लाइन पूछी हुई है। अब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 301 है, अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक कैपिटल है दोस्तों, ये ध्यान रखना। अगर कैपिटल है तो इसका मतलब बाद में कुछ किया है, अगर छोटा ए है यानी स्मॉल लेटर से तो इसका मतलब वो मूल संविधान का हिस्सा है। 301 के अंतर्गत विधिक अधिकार बना दिया गया। ये 301 के अंतर्गत इसे विधिक अधिकार बनाया दोस्तों, यानी एक कानूनी अधिकार बना दिया दोस्तों। अब आप कहोगे सर कोई भी मौलिक संविधान में संशोधन होता है, यानी संविधान में कुछ हेर फेर होता है तो कोई ना कोई संशोधन होता है, तो कौन सा संशोधन के तहत ये किया गया? तो ये भी आप नोट लगा कर लिख सकते हैं दोस्तों। मैं कह रहा हूँ यूपीएससी प्री में अब की बार का सवाल था दोस्तों। 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बनाया गया। संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया, के रूप में समाप्त। ध्यान रखना दोस्तों, ये लाइन बड़ी टिपिकल है, बड़ी समझने में कठिन लगती है दोस्तों। मैं ये कह रहा हूँ हटाया नहीं है दोस्तों। हटाने का मतलब होता है पूर्णतः डिलीट हो गया। ये डिलीट नहीं हुआ, इसको हमने उठाकर कहीं और पटक दिया। कहीं पटका तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 के अंतर्गत वर्णित कर दिया। यानी मैंने ये कहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। अब आप कहोगे सर 7 ही, तो वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 6 है। 6 है तो एक कहाँ गया? तो पहले आप ये नोट डाउन करेंगे, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। अब इसको समाप्त कर दिया गया, क्या पूर्णतः डिलीट कर दिया गया? बिल्कुल नहीं, पूर्णतः डिलीट नहीं हुआ। फिर लाइन लिखेंगे, अब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 301 के अंतर्गत विधिक अधिकार बना दिया गया। तो दोस्तों ये था इसका, यानी 7 अधिकार कौन कौन से थे, 7 में से कितने समाप्त हुए, ये सब हमने जाना। अब आप ये कहोगे कि क्या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर, एक नोट में ही लिखना है दोस्तों ये सब बातें, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट को यानी उच्चतम न्यायालय कोई रिट जारी कर सकता है। तो आप ये लिख लीजिए दोस्तों, नोट में लिख रहा है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। रिट जारी कर सकता है, परंतु विधिक अधिकार उल्लंघन होने पर, विधिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोई भी रिट जारी नहीं कर सकता। उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट कोई भी रिट जारी नहीं कर सकता, कोई भी रिट जारी नहीं कर सकता।
नहीं कर सकता। एक डिफरेंस ये भी याद रखना दोस्तों, ये सब बातें नोट में होनी चाहिए दोस्तों। यानी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की याचिकाएं जारी कर सकता है। रीट का मतलब याचिकाएं जारी कर सकता है। लेकिन अगर विधिक अधिकारों का उल्लंघन हो गया, यानी अनुच्छेद 300A का उल्लंघन होता है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता दोस्तों। ये बात ध्यान रखना। अब यार ध्यान रखना दोस्तों, मौलिक अधिकारों की प्रकृति हमेशा निषेधात्मक होती है। यानी ये भी आप लिखना चाहो लिखेंगे, लिखना क्या चाहो लिखना ही पड़ेगा। मौलिक अधिकारों की प्रकृति निषेधात्मक होती है। निषेधात्मक को आप यूं भी लिख सकते हैं, नकारात्मक थोड़ा शब्द सूटेबल नहीं है, निषेधात्मक लिखा हुआ है दोस्तों। नकारात्मक होती है, शब्दों में बड़ा फर्क होता है दोस्तों। निषेध का मतलब अलग होता है, नकारात्मक का मतलब तो बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है दोस्तों। लेकिन चलता है ये सब, आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। मौलिक अधिकारों की प्रकृति निषेधात्मक होती है। अब आप कहोगे सर निषेधात्मक का मतलब, तो मौलिक अधिकार आप सिंपल भाषा में समझिए। आप मौलिक अधिकार आपको ऐसे लिखे हुए मिल जाएंगे कि राज्य ये नहीं कर सकता, राज्य ये नहीं कर सकता, फलाना ये नहीं, यानी आप राज्य को बार बार रोका गया है, आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, तो मतलब भी एग्जाम्पल देकर समझना चाहिए। तो मौलिक अधिकारों की प्रकृति निषेधात्मक होती है, तो ये मैंने आपको बता दिया। और क्या याद रखेंगे दोस्तों, तो ध्यान रखना कुल कुछ मौलिक अधिकार व्यक्तिगत प्राप्त होते हैं। ये भी ध्यान रखना दोस्तों, ये तो कुछ मौलिक अधिकार व्यक्तिगत प्राप्त होते हैं। अब आपको इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि हम किसी के साथ में छुआछूत बेगार प्रथा नहीं करवा सकते। यानी हम किसी के साथ में छुआछूत या बेगार जैसी प्रथा नहीं करवा सकते। व्यक्तिगत मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, मुझे एग्जांपल देकर बताओ तो बहुत सारे अनुच्छेद है दोस्तों। आर्टिकल 17 है, यानी अनुच्छेद 17 स्पष्ट करता है छुआछूत का। आर्टिकल 21 जीवन जीने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 17 के बाद में अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 23 है। तो ये सब व्यक्तिगत अधिकार है दोस्तों, आपको व्यक्ति होने के नाते आपको अधिकार मिले हैं दोस्तों। ये सब, तो ये 3 बातें और याद रखेंगे दोस्तों। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय कौन सी रीट, 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है दोस्तों। सीधा प्रश्न पूछ लेता है, क्योंकि उच्च न्यायालय दोस्तों, यहाँ लिखा है उच्चतम न्यायालय, यानी उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। उच्च न्यायालय 6 प्रकार की रीट जारी करता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ 5 प्रकार की रीट जारी करता है। इसीलिए मैंने ये बात यानी ये कंफ्यूजन है दूर कर दिया दोस्तों। परंतु विधिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट कोई याचिका जारी नहीं कर सकता। ये बात आप कान खोल कर सुनो। मौलिक अधिकारों की प्रकृति हमेशा निषेधात्मक होती है, यानी नकारात्मक होती है दोस्तों। मैंने आपको एग्जांपल देकर बताया, कुछ मौलिक अधिकार व्यक्तिगत प्राप्त होते हैं। कौन कौन से हैं, जैसे आर्टिकल 17 जीवन जीने की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 23 बेगार प्रथा, ये यानी आर्टिकल 23 है, इसका भी उल्लेख है दोस्तों। नेक्स्ट है व्यक्तिगत क्या नहीं करवा सकते, इसका मतलब क्या है, तो अर्थात हम किसी व्यक्ति के साथ में छुआछूत बेगार प्रथा नहीं करवा सकते। ये मौलिक अधिकारों का मतलब है दोस्तों। तो ये इनका बेसिक स्ट्रक्चर था। अब दोस्तों एक सवाल रह गया, मैंने कहा था कि मैग्ना कार्टा क्या होता है, तो उस बात पर चर्चा कर लेते हैं। यानी मैग्ना कार्टा शब्द है, इसका किसने दिया था, तो इसका भी आप देख लेते हैं। अभी हाल फिलहाल के दोस्तों एक एग्जाम में एक गजब का प्रश्न पूछा, इस प्रकार का एक प्रश्न पूछ लिया था दोस्तों। तो एक व्यक्ति है दोस्तों जिनका नाम है ग्रेनविल ऑस्टिन। एक व्यक्ति है ग्रेनविल ऑस्टिन, ये एक अमेरिकी इतिहासकार है दोस्तों। कौन है अभी, ये एक अमेरिकी इतिहासकार है, अमेरिकी इतिहासकार। अब आप कहोगे सर अमेरिकी इतिहासकार का हमें क्यों बता रहे हैं, तो अमेरिकी इतिहासकार है, इनकी पुस्तक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनकी पुस्तक का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन, कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन।
अधिकांश किताबों के नाम इंग्लिश में देखने को मिलेंगे दोस्तों, परंतु हिंदी में नाम बोल देता हूँ। भारतीय संविधान और संविधान की भारतीय संविधान और राष्ट्र की आधारशिला, इसका हिंदी में नाम है। ये तो एक पुस्तक हुई। दूसरी पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? तो दूसरी पुस्तक का नाम है वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन। वर्किंग ऑफ आप हिंदी में लिख लेना डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ये इनकी दो पुस्तकें हैं दोस्तों। यानी ग्रेनविल ऑस्टिन है, अमेरिकी इतिहासकार है दोस्तों। इनकी पुस्तक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन। पहली पुस्तक का नाम है, यानी हिंदी में अनुवाद हो जाएगा दोस्तों, भारतीय संविधान राष्ट्र की आधारशिला। दूसरी पुस्तक है वर्किंग ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। अब इनका क्या योगदान है दोस्तों? तो इनकी दो स्टेटमेंट है, बस वही आपको याद रखनी है। स्टेटमेंट क्या है? तो ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों हो गए मौलिक अधिकारों को, नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। एक बात तो ये ध्यान रखेंगे, यानी नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने। भारतीय संविधान की अगर किसी किसी विदेशी इतिहासकार द्वारा सुंदर व्याख्या की है तो इन्हीं महोदय ने की है दोस्तों। ये तो नेट वेट का पेपर देते हैं, उनका काम आता है दोस्तों, फिर भी यूपीएससी जैसे एग्जामों में पूछ लिया जाता है। ध्यान रखना, मौलिक अधिकारों के लिए मैग्ना कार्टा शब्द इन्होंने प्रयोग किया था। मौलिक अधिकारों के लिए मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग, मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग किया। तो ये थी दोस्तों मौलिक अधिकारों की थोड़ी सी एक अच्छी सी व्याख्या। आशा करता हूँ सब आपको सभी समझ में आई। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार वीडियो देखिए, आपको आसानी से समझ में आएगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दोस्तों आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 12 के सब क्लोज क्या है, आर्टिकल 13 के सब क्लोज क्या है और कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए, वो सब उन पर विस्तृत से व्याख्या करेंगे दोस्तों। तो ये एक लंबा चैप्टर रहेगा दोस्तों, और ऑफलाइन क्लासों में दोस्तों इतना समय नहीं मिल पाता है, इन जैसे विषयों पर बात नहीं करते। यहाँ हमारे पास में समय की कोई कमी नहीं है, और प्रत्येक बिंदु को छूते हुए एग्जाम के दृष्टिकोण से, यानी ऐसा तो नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस चले जाए, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं और जिनको हम टच कर सकते हैं, उन सभी बातों को टच करते हुए हम आसानी के साथ में पढ़ेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।